हे गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को मालूम है गाइस कि ये नया यूट्यूब चैनल है जो कि आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर आप सभी को गाइड करेंगे। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी क्वेरीज है जो कि स्टूडेंट की होती है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं और आने वाले 20 to 30 मिनट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल के अंदर हम लोग एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, कैसा प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर आ रहा है, कैसा कोई चेंजेस आए हैं, जितने भी स्टूडेंट के जो डाउट होते हैं वो कंप्लीट डाउट है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स ने बहुत सारे सवाल है जो कि महिपाल सर से पूछे थे। आज मैं आप लोगों के लिए एक एसएससी का वीडियो जो है लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम लोग मेजरली जो है वो सीजीएल के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ में है एक स्टूडेंट जिनका नाम है पूनम, और पूनम जो है हमसे डिस्कस करेगी कि कैसे आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं, कैसे कौन कौन से आपके डाउट है जो कि हम लोग यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं और आने वाले दिनों के अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकें। तो वेलकम पूनम, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ पूनम, थैंक यू सो मच। तो पूनम, अभी आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि अभी आपने ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और कैसे आपने एसएससी की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में सोचा? ग्रेजुएशन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया अपना कॉमर्स में। और एसएससी जैसे यूपी बिहार के लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है गवर्नमेंट जॉब्स में तो मुझे भी रेकमेंड किया गया मेरे मतलब रिलेटिव्स के द्वारा। तो मुझे भी मतलब अच्छा लगा। क्लासेस मैंने सबसे पहला क्लासेस आपका किया था करंट अफेयर का। फिर मतलब मैंने यूट्यूब पे क्लासेस किया और क्लासेस करने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फिर मैंने प्लस ज्वाइन किया। ओके, सो पूनम, कितना टाइम हो चुका है आपका एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं? सर 2-3 महीने। 2-3 महीने हुए हैं। ओके, तो सब मतलब सबसे पहला फर्स्ट टाइम है जो कि आप अपियर करेंगे एग्जाम में। अभी तो पोस्टपोन हो गया एग्जाम, तो अभी क्या स्ट्रैटेजी क्या बना रखी है आपने और क्या आप जानना चाहते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट मिल सके? अच्छा, कोई भी डाउट अगर आपके अभी आपने स्टार्ट करी प्रिपरेशन, तो आई नो कि आपके साथ में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा। इसके अंदर जो है कि सबसे पहली बार जब आप एग्जाम देंगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, तो सारे डाउट जो है वो पूनम के मन में भी है, तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूनम, क्या पूछना चाहेंगे आप एसएससी से संबंधित या एग्जाम से रिलेटेड? एनीथिंग आई मीन यू कैन आस्क। सबसे पहले तो सर मतलब इतने सारे बर्डन है, मतलब इतनी सारी क्लासेस होती है, उनको मतलब कंप्लीट करना ही बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है। और मतलब रिवाइज भी करनी होती है, खुद को माइंड में रखना भी होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है रखना। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैथ, जो कि मेरे जल्दी मतलब समझ नहीं आती। समझ आने के बाद भी मतलब मैं उसको कर नहीं पाती, तो उसको मतलब कैसे अच्छा करूँ। और जीएस जीएस मतलब एक समुद्र है जीएस, तो उसको मतलब कैसे माइंड में रखा जाए। तो यही सारे क्वेश्चन है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मतलब माइंड को कैसे काम रखे। और सर ये देखिए पूनम, आपकी जो डाउट है वो बहुत कॉमन डाउट है, और हर स्टूडेंट जब पहले साल प्रिपरेशन करता है तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कोर्स को कैसे छोटा करें, और कोर्स को इतना छोटा हम लोग कहाँ तक लेके आ जाए जिसको सिर्फ रिवीजन करना हो और पेपर में जो है क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आए, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा होता है, टाइम अपने पास में कम होता है। कोई बोलता है ये वाली बुक पढ़ लो, कोई बोलता है वो वाली बुक पढ़ लो। और सबसे पहले जो है आज के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत सारी क्लासेस करते हैं। जैसे कि मैं कई बार बच्चे से पूछता हूँ कि कितनी क्लास कर रहे हो, तो वो बोलते हैं सर सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता है। 8 घंटे 10 घंटे तो हमारे वैसे निकल जाते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं, स्पेशल क्लास में भी पढ़ रहे हैं, प्लस में भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो मल्टीपल जगह पे पढ़ने की वजह से 8-10 घंटे तो उनके सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही चले जाते हैं। उसके बाद में सेल्फ स्टडी का टाइम है जो कि नहीं बचता। तो मैं आपको इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपके पास में राइट नाउ जो कि इंडिया के अंदर आपके पास में 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक आपके पास में यूट्यूब चैनल्स हैं, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है जो कि हैं। एक दूसरा अनअकैडमी की स्पेशल क्लास, और एक तीसरा अनअकैडमी के प्लस सेशंस है। अगर मान लीजिए कोई स्पेशल क्लास में नहीं पढ़ रहा है या प्लस में नहीं पढ़ रहा है, तो उसके पास में यूट्यूब की क्लासेस है, वो अपने दिन में 4 घंटे 3 घंटे यूट्यूब पे दे। उसके बाद का जो भी टाइम है वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर सेल्फ स्टडी में लगाइए। देखिए, अगर आप एक ही टॉपिक 3-3 जगह पे पढ़ रहे हो ना, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी आप पूनम क्या कर रहे होंगे कि आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे होंगे, स्पेशल पे भी पढ़ रहे होंगे, प्लस में भी पढ़ रहे होंगे, फिर लग रहा होगा कि इतनी सारी क्लासेस का
कैसे देखें, क्या करें, कौन सी मिस हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है, आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सेलेक्ट करना है। ओके, या तो आप यूट्यूब वाला ले सकते हैं, या फिर आप स्पेशल क्लास में ले सकते हैं, या फिर आप प्लस में ले सकते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू, जो भी आपको सूट करता है। अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हैं तो रेगुलर रहिए क्लासेस में, जो भी क्लासेस चल रही है वाइफाई स्टडी के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको लगता है नहीं अब थोड़ा सा मुझे प्रो लेवल की जरूरत है, थोड़ा सा मुझे और बेहतर करना है, तो आप फिर यूट्यूब छोड़ के फिर आप प्लस में करिए, क्योंकि प्लस में रेगुलर क्लासेस होती है। तो अगर आपने प्लस ऑलरेडी ले रखा है तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको स्पेशल क्लास या फिर आपको यूट्यूब की क्लासेस करने की कोई जरूरत है, क्योंकि आपके पास में एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रेगुलर क्लासेस आपकी हो रही है। तो बच्चे क्या करते हैं, प्लस लेने के बाद में मैं देखता हूँ स्पेशल में भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, तो उतने करने की जरूरत नहीं है। आप अपने 4 घंटे निकालिए, 4 सब्जेक्ट पढ़िए, उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसके आप सेल्फ स्टडी करिए। और सेल्फ स्टडी में नहीं आ पाते तो आप एक आधी क्लास यूट्यूब पे स्पेशल पे देख सकते हैं उस सब्जेक्ट की जो कि आपका वीक सब्जेक्ट है। तो होपफुली पूरा आपको समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। हमें ऐसा नहीं करना 4 घंटे यूट्यूब पे भी देखना है, स्पेशल पे भी देखना है, 3 घंटे प्लस पे भी देना है। आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म रखिए, वहां पे प्रिपरेशन करिए, क्योंकि वहां पे कोर्स पूरा भी होता है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो स्पेशल पे हो, चाहे फिर वो आपका प्लस पे हो। हर जगह पे हर एजुकेटर अपनी बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता है, बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ही लोग हो जिनके सिलेक्शन के बाद में आपको जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा हमें होती है। तो होपफुली आपको ये वाले सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको कैसे, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ना है। दूसरे सवाल की बात करें तो आपने मुझसे मैथमेटिक्स के बारे में पूछा कि मैथ में आप बहुत वीक हो। ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? बोलो। सर अकाउंट। अकाउंट्स है, यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड से आप, है ना, 11th से 12th से। तो सबसे पहले देखिए, जो भी कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। और मेजरली जो है, ठीक है, और साइंस वालों के लिए थोड़ा बहुत आसान रहता है, थोड़ा सा उनको एक अपर हैंड है जो कि मिलता है मैथमेटिक्स के अंदर। हालांकि जो मैथ का लेवल है वो 10th तक का ही आता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको 11th 12th या इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स करने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अगर आप 6 महीने अपने या 4 महीने बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को देंगे और बेसिक से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप टॉपर उठा के देखोगे ना एसएससी के, तो उसके अंदर आपको सारे बैकग्राउंड के मिलते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। वो मैटर करता ही नहीं आज के टाइम में, क्योंकि सबको जो है वो जीरो से ही पढ़ना होता है। अगर आज में आपने 11th 12th के अगर कोई आ रहा होता मैथमेटिक्स, तो हम समझते हैं कि हाँ, साइंस वाले को थोड़ा सा एडवांटेज है। ओके, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हैं साइंस वाले मैथमेटिक्स के अंदर, इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ओके, बाकी लेवल की बात करें तो आपको 10th तक का ही करना है, आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिक से स्टार्ट करिए। आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स जो है ना, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये मेरा चैप्टर 1 है, ये मेरा चैप्टर 2 है, ये मेरा चैप्टर 3 है। हर एक चीज आपको फिंगर टिप्स के पे होनी चाहिए, कब आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है, कब आपको दूसरा अर्थमेटिक करना है ना, आपको एडवांस मैथ करनी है। तो हर एक टॉपिक को उठाइए, उसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन लगाइए, उसके कंसेप्ट समझिए, उसको अच्छे खासे दिन दीजिए, अपने 3 4 5 दिन दीजिए। जब आप उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन लगा लोगे, तब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए सेम टॉपिक के, जो कि आपने अभी प्रैक्टिस करी है, और ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आपने 4 दिन लगाए प्रॉफिट एंड लॉस में, आपने फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन निकाले, 150 क्वेश्चन निकाले। अब एक बार कोशिश करिए कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस का सीखा है ना, आप क्या प्रीवियस ईयर के अंदर जो सवाल आए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, क्या वो लगा पा रहे हैं? अगर आप उसको 100% या 90% भी लगा पा रहे हैं प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन, इसका मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस का अपना लेवल जो है वो काफी बेहतर कर लिया है, और आप आगे मूव कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगा पा रहे हैं ना, आज क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि आप अपने लेवल को उस लेवल तक नहीं लेके गए जहां पे आप एग्जाम में सही आंसर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करें, थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे ओवर द टाइम आपको मैथमेटिक्स में हर एक टॉपिक को प्रो लेवल पे लेके जाके नेक्स्ट वाले की तरफ मूव करना पड़ेगा, है ना। अभी मेरे ख्याल से शायद आपकी स्ट्रेटेजी होती होगी कि चलो ठीक है, कोर्स पूरा कर लेते हैं, विदाउट ये देखे कि आपने अपने पिछले चैप्टर को कहां तक जो है वो कवर किया है। जब पूरा कोर्स आप मैथमेटिक्स से करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के लगाने बैठते हैं, तो पता लगता है कि 50% तो बाउंसर हो गए। तो ऐसा गलती मत करिए, हर एक टॉपिक को अच्छा करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। आज के टाइम पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे प्रीवियस ईयर की जो है ना वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज वो वक्त नहीं है कि आपको ये बुक ही नहीं मिलेगी या फिर कोई ऐसा ऑनलाइन आपको कंटेंट नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भाई 4 साल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चन आए। आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करिए टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ने, ठीक है। पूरा होपफुली मैथमेटिक्स का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्लियर एकदम।
मैथमेटिक्स में अगर आपको मैथ में कुछ और पूछना है इसके अलावा, अगर तो ताकि एक बार अपन मैथ को कवर कर लें, फिर अगर अपन अगले सब्जेक्ट की तरफ चले। सर जीएस के बारे में बता दीजिए, उसको कैसे जीएस के मतलब। बारे में देखिए पूनम, जीएस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 70% टू 60 to 70% एसएससी के बच्चे जो है वो अवॉइड करके जाते थे आज से 1 साल 2 साल पहले तक। उनको लगता था जीएस ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके चले जाओ, थोड़े बहुत 25 में से 10 भी मार दिए तो भी ठीक है, बाकी मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में कवर कर लेंगे। लेकिन अब क्या हो गया कि कट ऑफ का लेवल इतना अच्छा हो गया है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए। तो अब क्या करना होता है कि आपको जीएस भी उसी एंथुसियाज्म से पढ़नी होती है जिस एंथुसियाज्म से आप मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश या रीजनिंग पढ़ते हैं। डेफिनेटली इंग्लिश और आपको मैथमेटिक्स आपको टीयर 2 में भी काम आती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में जब तक आपके 150 के अबव नंबर नहीं आएंगे, 160 के ऊपर नहीं आएंगे, तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए एक अच्छी रैंक लेके आना, है ना, सीजीएल के अंदर। ओके, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सच में अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक अच्छी रैंक लेके आइए। इट्स नॉट ओनली अबाउट अ जॉब, इट्स अबाउट व्हाट यू वांट। आपको कौन सी पोजीशन चाहिए सीजीएल के अंदर, ठीक है? तो आपको एक पहले से जो है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेके चलने पड़ेंगे ताकि आप अपनी कट ऑफ इजीली क्लियर करके एक अच्छी पोजीशन नॉर्थ इंडिया में आप अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सको, है ना, वहाँ पे आपको जॉब मिल सके और आपका फेवरेट डिपार्टमेंट है वो आपको मिल सके, वो वाली बात है। तो जीएस के अंदर आपको सिंपल बात है कि ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं चलेगी कि चलो ठीक है ट्यूशन उठाई, रट डाली उसको और काम चल जाएगा। ओके, आप वन लाइनर उठा लो, कोई किताब के 5000 क्वेश्चन कर लो और काम चल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी आज के टाइम पे पुरानी हो चुकी है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कंप्लीट तो जीएस करनी पड़ेगी। अब उसके अंदर आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, साइंस भी आपको पढ़नी है। आप चाहे तो इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो करंट अफेयर के आते हैं, जो कि बजट में से आते हैं 2 क्वेश्चन। तो आप इकोनॉमिक्स को भले ही छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, ये सब जो 4 सब्जेक्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको एक अच्छे नोट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एशियन हिस्ट्री पढ़ी है तो एशियन हिस्ट्री का कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि उसके नोट्स को बना के 100 पेजेस भी किया जाए उनके नोट्स को, ताकि लास्ट टाइम का अपन उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और एग्जाम में जाके करके आ जाए। ओके, अच्छी बात यह है कि एसएससी और यूपीएससी में फर्क है कि यूपीएससी में जो है वो सेंटेंस फ्रेम क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफी मुश्किल होते हैं, 1 2 1 2 3, है ना, लेकिन एसएससी में डायरेक्टली सवाल आते हैं। तो अगर आपने उन नोट्स को एग्जाम से पहले 2 बार भी रिवाइज कर लिया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जितना हो सके इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने की कोशिश करें, हिस्ट्री को कवर करें, पॉलिटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट करें। जैसे देखा होगा आपने शायद, अगर पॉलिटी आपने अगर पढ़ी है तो, है ना, शायद 2 महीने पहले मैंने शायद ज्योग्राफी पढ़ा था मैं आपको प्लस में, है ना। तो ज्योग्राफी के अंदर भी कोर्स बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमने पढ़ा था प्लस के अंदर वो क्या पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मुझे मालूम है उसके बाद पेपर में नहीं आएगा। तो आप इतना ही करिए जितना कि आप याद रख सके और जिसको हम लोग रिवाइज भी कर सके और एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, लेकिन हमें पढ़ना हर सब्जेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने ठीक है हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी। हालांकि खैर साइंस के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, जिसमें भी अगर आप बायोलॉजी देखें तो उसका थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली। अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं, है ना, ज्योग्राफी की बात करूं, इससे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। आज के टाइम पे जीएस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है जीएस का ही, वो है करंट अफेयर्स। आप कितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस पढ़ के चले जाओ, अगर आपने करंट अफेयर को छोड़ दिया तो यकीन मानिए आपका 50% नंबर जो है 25 में से कम 10 क्वेश्चन जो है आपका वहीं से चला गया। और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई दिक्कत होगी अगर कोई रेगुलर करंट अफेयर को आधा घंटा दे रहा है। आई डोंट वांट कि आप, मैं ये नहीं चाहता कि आप 2 घंटे करंट अफेयर को दो, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, एक ही में थोड़ी ना नंबर ला के आप सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन हाँ, आपको आधा घंटा देना है करंट अफेयर में, और आप 30-40 मिनट में अगर आप देते हो तो आपके 100% करंट अफेयर में मार्क्स जो कि स्कोर होंगे। तो अगर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 25 क्वेश्चन में से अगर आप 8 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के लेके चलते हैं, समवेयर आपके पास में 15-17 क्वेश्चन बचते हैं। उसमें से आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हो सकता है बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर में पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, करंट अफेयर के बहुत सिंपल आते हैं। बचते हैं आपकी साइंस और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बजट से आता है, वो भी अगर आपने करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप कर लोगे। और साइंस है जिसके अंदर बायोलॉजी में थोड़ा बहुत आपको ज्यादा चैप्टर करने पड़ते हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, कंसेप्ट आपको बनाने पड़ते हैं, कौन से पार्ट कहाँ पर है, कौन सी किससे बीमारी होती है, हार्मोन्स के बारे में लेकर सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
लेकिन ज्योग्राफी बहुत, बायोलॉजी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बायोलॉजी इंटरेस्टिंग बहुत है, अगर आप उनको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, 10-12 चैप्टर से 15 चैप्टर्स करने होंगे, अगर आपने इतने कर लिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे। तो आपको पढ़ना हर एक सब्जेक्ट ही पढ़ेगा, लेकिन लिमिटेड कंटेंट के साथ पढ़ना है और उसको रेगुलर पढ़ना है, आधा 1 घंटा देना है, और उनके नोट्स जो है हर 1 महीने में एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें। कोई भी एक संडे पकड़ लीजिए या सैटरडे पकड़ लीजिए, उस दिन रिवीजन करने बैठ जाइए। ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाओगे तो आपका करंट अफेयर मुश्किल से 2 से 3 महीने में पूरा होगा। और बताइए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जीएस को कैसे डील करना है अपने को, है ना। और Yes, sir. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाना है। मैंने वापस से वही बता रहा हूँ, हिस्ट्री आपने कवर कर ली है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाइए, वहां से आपको कोई नई चीजें सीखने को मिलेगी, कई सारे क्वेश्चन आप लगाओगे। पॉलिटी आपने पढ़ ली है पूरी, ठीक है, पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन है जो कि लगाना चालू कर दो। इस तरीके से अगर आपने अपने सब्जेक्ट को इम्प्रोवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको ये भी समझ में आएगी कि कौन सा टॉपिक आप छोड़ रहे हो जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आ रहा है, तो आप उसको फिर नहीं छोड़ोगे। ये वाली बात। और बताइए बोलो। और सर मोटिवेट कैसे करें खुद को, जैसे मतलब पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा हमसे, ये होगा ही नहीं अब हमसे, लेकिन तो उसको मतलब कैसे करें सर? अब आप बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, आप बताइए। हाँ देखिए पूनम, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक स्टूडेंट के लिए। आज के टाइम पे आपको सिर्फ पढ़ाई से स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अगर मैं आज से 5 साल पीछे चले जाऊँ ना, तो आपको सिर्फ एक ही चीज से स्ट्रगल करना पड़ता था, जो कि है आपके पढ़ाई से। आज के टाइम पे स्ट्रगल बहुत मल्टीपल लेवल पे बढ़ चुका है। अगर मैं एसएससी के बात करूँ तो एसएससी का पेपर टाइम पे नहीं होना, उसके बाद में पेपर में करप्शन होना, उसके बाद में पता लगता है कि वैकेंसी कम हो गई है या कट ऑफ बढ़ गई है ना। उसके बाद में फैमिली का भी प्रेशर होता है अपने ऊपर। पहले शायद 5 साल पहले इतना नहीं होता था, अभी लेकिन चीजें इतनी फास्ट हो गई है ना कि फैमिली का भी प्रेशर होता है कि या तो भाई आप शादी कर लो या फिर आप जॉब कर लो, कोई दूसरे प्राइवेट सेक्टर में कर लो, आप एसएससी क्यों एग्जाम दे रहे हो, आप एक काम करो कोई स्टेट का एग्जाम दे दो, है ना, कोई दूसरा एग्जाम फाइट कर लो। तो ऐसे मल्टीपल प्रेशर से जो कि होते हैं, लेकिन इसके लिए टैकल करने के लिए सिंपल सी बात यह है कि अपने को फोकस होना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक विल पावर जो है वो बनानी पड़ेगी कि मुझे क्लियर करना है तो करना ही है। सबसे पहले तो अपने रूम के अंदर कुछ मोटिवेशन वाली चीजें लगा के रखा करो, है ना, कोई अच्छे कोट्स लगा के रखा करो। वो आपको क्या होता है कि वो आपको डेली मोटिवेशन अवेलेबल करना है। जब भी आप डाउन फील करते हो तो आप जब आप अपने अपने वॉल पे देखते हो, जब बड़ी बड़ी बातें विवेकानंद जी के द्वारा या बहुत बड़ी द्वारा कही होती है ना, कि आपको एक स्पार्क मिलता है ना। सबसे पहले तो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, उसको सुधारने की कोशिश करो अपने रूम के अंदर, ताकि आप डेली जो है अपने गोल को जो है याद कर सको। क्योंकि डेली नया दिन होता है, नई स्ट्रगल होती है, घर वालों के काम भी आ जाते हैं बीच में, कभी कोई फेस्टिवल आ गया, कभी क्या आ गया, पढ़ते पढ़ते कोई घर पे आ गया, 2 घंटे चले गए, 3 घंटे चले गए, और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो अलग, कि क्यों आया कोई मतलब एक बात ही, है ना, 3 घंटे खराब हो गए, मतलब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो फ्रस्ट्रेशन अलग होती है। तो ऐसे मल्टीपल लेवल पे फ्रस्ट्रेशन होती है, और ये जायज है। मतलब ऐसा नहीं है पूनम कि ये सिर्फ आपके साथ है या किसी और के साथ है, इट इज सेम फॉर ईच एंड एवरीवन। हर एक स्टूडेंट के साथ में सेम है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे फिर वो यूपीएससी का हो। तो सबसे पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करो कि इट इज सेम फॉर ईच एंड एवरीवन। ये कुछ नया नहीं हो रहा है हमारे साथ में कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये सबके साथ में है। बस गेम इतना है कि जो इसके आगे बढ़ेगा वो क्लियर करेगा, और जो उस चीज को वहीं पर ही रोक लेगा फ्रस्ट्रेट होके, वो वहीं पे रुक जाएगा। तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट बेटर करो, अपना एक शेड्यूल बनाओ अच्छा। देखो मेजरली फ्रस्ट्रेशन तब आती है तब आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते, चाहते हो बहुत हो पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते, वो फ्रस्ट्रेशन का मेजर कारण बनता है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, घर वालों ने काम दे दिया, आप नहीं कर पाए, हेल्थ खराब हो गई, ठीक है, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपने आप को इतना अच्छा रखो, इतना फिट रखो। फिट मतलब आप अपने माइंड से इतना अपने आप को बेहतर रखो कि आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई कर सको अच्छी तरीके से, और रेगुलर पढ़ाई कर सको। आप 3 दिन तो 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, 3 दिन फिर आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, उसी से कोई लॉजिक नहीं है। उससे बेहतर है आप थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन रेगुलर पढ़ लो। तो अपना सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन वो निकालो जहाँ पे लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। सुबह के टाइम पे नॉर्मली लोग डिस्टर्ब नहीं करते, सब सो रहे होते हैं, दुनिया सो रही होती है। वो टाइम आपका टाइम होता है जब आपको जो अचीव करना है ना, उस टाइम में उस काम में आप लगते हो, जो भी आपको अचीव करना है। आप देखोगे कि अगर दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सुबह का टाइम यूटिलाइज करते हैं या रात का टाइम यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो ऐसा टाइम है जहाँ पे दुनिया सो रही होती है और वो अपने काम में लगे होते हैं। तो अगर आप रात को जगने का अगर आपको ईजी रखता है, तो आप रात को 10 बजे बाद पढ़ना चालू करो,
अगर आपको सुबह उठना अच्छा लगता है या आपको आसान लगता है, तो आप सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के अपना पढ़ाई का स्टार्ट करो, क्योंकि ये 2 टाइम ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे आप अपने 4-5 घंटे बहुत अच्छी तरीके से फोकस होके कॉन्सेंट्रेट करके हाई प्रोडक्टिविटी हाई क्वालिटी स्टडी है जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचोगे ना मैं दिन में पढ़ लेती हूँ, शाम में पढ़ लेती हूँ, तो शाम में दिन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और इससे अच्छी बात ये है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो या रात को देर तक पढ़ रहे हो ना, तो आप दिन में अपना 1-2 घंटा जो है वो स्लीप टाइम निकाल सकते हो, ताकि आप अपने आप को वापस से रिफ्रेश कर सको। और रात को डिवाइड द डे इनटू द 2 पार्ट। एक सिंपल थ्योरी होती है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर कि डिवाइड योर डे इनटू द 2 पार्ट्स। 24 घंटे को 12-12 घंटे में डिवाइड कर दो पढ़ाई के टाइम पे, बीच में एक बार सो जाओ 1-2 घंटे के लिए, तो आपका वापस से नया दिन है जो कि स्टार्ट हो जाएगा। आपके एनर्जी लेवल, आपका जो आपने सुबह पढ़ा है ना, वो आपको हैम्पर नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। तो आप रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2-3 चीजें मेंटेन करिए अपने आसपास दीवारों पे, अपने आसपास का जो थोड़ा सा इन्वायरमेंट है उसको पॉजिटिव बनाइए। ठीक है, दूसरा ये कि रेगुलर पढ़िए चाहे कम पढ़िए। आप अपने 6 घंटे का शेड्यूल बना लो, लेकिन रेगुलर बना लो। सुबह उठना है तो मतलब उठना ही है, रात को जगना है तो मतलब जगना ही। अब चाहे उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा जेड हो जाए, कोई इशू नहीं। हो सकता है कोई काम आ जाए तो करके आओ, लेकिन रात को अपना पूरा शेड्यूल पूरा करो। ठीक है, रात को आप लेट सो रहे हो लेकिन सुबह उठो। क्या होता है जब आप छोटी छोटी अपने हैबिट को सुधारते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। छोटे छोटे टास्क पूरे करते हो ना, जैसे कि कल सुबह का मेरा टास्क है मुझे 5 बजे उठना है। हो सकता है मैं कि 12 बजे सो रहा हूँ मैं, एक मिनट तो ये करेगा छोड़ो यार क्या करना है, पढ़ाई वढ़ाई देख लेंगे बाद में। लेकिन अगर मैंने उस टास्क को कंप्लीट कर दिया तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि यार मैं कर सकता हूँ और चीजें। उसको अचीव करने की, छोटे छोटे टास्क को अचीव करने की कोशिश करें, और एक संडे जो है उसको निकालिए अपने लिए, और संडे को कुछ मत पढ़ा। ठीक है, अपने माइंड का भी एक लिमिट होती है। जब आप 5-6 दिन पढ़ते हो ना, तो एक दिन आपको ब्रेक चाहिए होता है। तो साथ जो संडे होता है उसको हमेशा अपने बुक्स को साइड में रखो। उस दिन जो आपको पसंद है, घर वालों के साथ बैठना है, कहीं बाहर जाना है, कोई मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, जो आप कोई बुक पढ़नी है, जो भी आपका मन है वो एक दिन करो, ताकि मंडे से वापस से आप अपने काम में लग सको। ठीक है, तो 5 दिन पढ़ाई कर लो, 6वें दिन रिविजन कर लो, अपने पुराने पेपर लगा लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा लो, टेस्ट सीरीज लगा लो, और उसके बाद में जो है 7वें दिन जो है अपने आप को पूरा कंप्लीट ब्लैंक छोड़ो। ओके, ताकि मंडे से वापस से आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो ये 2-4 बेसिक चीजें हैं जो कि आप अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी है जो आपकी स्टडी की, वो काफी एनहांस हो जाएगी। और बताइए पूनम। मैं सर सुबह ही उठती हूँ, 4 से 4:30 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, और वहाँ पे मतलब मैथ्स की प्रैक्टिस करती हूँ। हर रोज उठती हूँ, ऐसा नहीं है कि संडे है तो आज मतलब लेट से उठ गई, ऐसा नहीं होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो सो गए, वो कभी कभी बाई चांस ही होता है। वैसे मैं हर रोज मतलब 4 या 4:30 बजे के बीच उठ जाती हूँ, तो मतलब मुझे स्कूल में, कॉलेजेस में मतलब अच्छी स्टूडेंट रही हूँ तो जल्दी उठने की हैबिट है, तो इसलिए जल्दी उठ करके प्रैक्टिस मेरा सुबह ही जारी रहता है। सही है, बहुत अच्छी बात है। सुबह के टाइम पे कितने टाइम तक, 2 घंटे 3 घंटे कितने टाइम निकाल लेते हो सुबह? यस सर। सर 5 बजे से मतलब 8 बजे तक मैं अपनी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, बीच में थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ और फिर 8 बजे से आपका करंट अफेयर्स देखती हूँ, हर रोज देखती हूँ। उसके बाद जो थोड़ा मतलब अपना बीच में जो टाइम रहता है अच्छी से। सही है, बहुत सही है। सर एक बात कहना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बताइए। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब आपके जो करंट अफेयर्स देखती हूँ इतना अच्छा लगता है, और आप जो मतलब बातें कहते हैं, जैसे लोगों की हेल्प करते हैं, तो मतलब सोचती थी काश कभी आपसे बात हो, और आज फाइनली बात हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच पूनम, इट्स कंप्लीटली माय प्लेजर। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और इस तरीके से कंटिन्यू रखिएगा। जो करंट अफेयर में जो अपन बातें करते हैं वो पूरे लाइफ के लिए होती है, इट्स नॉट ओनली फॉर एग्जाम। एग्जाम डेफिनेटली आप क्रैक करोगे, आपके अंदर बहुत अच्छा जज्बा है, आपने इतने आगे आके जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। और आप सुबह उठ रहे हो, मतलब जो आपका मोटिवेशन इतना अच्छा है, जो आप सुबह उठकर डेली पढ़ाई कर रहे हो, ये जो रूटीन है ना, जो आज आप काम कर रहे हो, वही जो है उसी के रिजल्ट है जो कि बाद में मिलता है। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है जो मुझे नजर आ रहा है, और करंट अफेयर जो है उसको रेगुलर रखिएगा, क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ में काम आएगा। बहुत सारी चीजें जो कि आपको सीखने को मिलेगी। और अभी तक भी कितना टाइम हो गया करंट अफेयर करते हुए आपको? 2 साल हो गए।
2 साल? मैं 2 साल, जी सर, अच्छा, कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन। देखती हूँ मैं, मतलब छोड़ती नहीं हूँ आपका सेशन, मतलब और चाहे दूसरी क्लासेस भी होती है तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ, आपकी लाइव देखती हूँ, और अगर बाई चांस कुछ मतलब अर्जेंट काम होता है तो मैं उसको बाद में रिकॉर्डेड देख लेती हूँ। चलिए ग्रेट। और आपने लेकिन प्रिपरेशन अभी 2 महीने से स्टार्ट करी, लेकिन आप करंट अफेयर 2 साल से देख रहे जी। हो। अच्छा, तो आपने उस टाइम पे मैंने आपका प्रिपरेशन करने का फर्स्ट, सोचा था? मतलब मैं कर रही थी प्रिपरेशन, लेकिन मतलब क्या था, उतना ज्यादा मतलब ये नहीं था कि हाँ मुझे करना ही है, मुझे ये जॉब चाहिए, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। अब जा करके मतलब हुई है, तो मतलब मैं जोरों शोरों से लग गई। सही है, बहुत अच्छी बात है। और रीजनिंग का कैसे चल रहा है? रीजनिंग और इंग्लिश का क्या कैसे चल रहा है अभी? रीजनिंग और इंग्लिश तो अच्छी है। रीजनिंग जो क्विज होती है सुबह 7 बजे, वो मैं हर रोज देती हूँ, और मतलब रैंक भी अच्छी आती है उसमें। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो विदाउट बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए, अपना टाइम दिए। और इंग्लिश के लिए क्या कर रहे हो? इंग्लिश की क्लासेस भी करती हूँ, और मतलब सेल्फ प्रैक्टिस करती हूँ, रानी मैम की क्लासेस करती हूँ। उनकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती है, और समझ में भी आती है बहुत जल्दी, मतलब समझ आ जाती है तो। सही है। और सेल्फ प्रैक्टिस भी करती हूँ, जो मैम कहती है करने को कि ये आप लोग ये करो, आपके लिए ये बेहतर है, तो मतलब जैसा टीचर्स कहते हैं उनकी बातों को फॉलो करती हूँ। ये सही है, बहुत अच्छी बात है। और एसएससी कॉम्बैट जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया आपने? हाँ, रैंक उतनी अच्छी नहीं है पर करती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, करा मैथ करो। अभी तो आपने, मतलब अभी इतना लोड मत लो कि रैंक क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। जस्ट ट्राई टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ। अगर पिछले टेस्ट में मान लीजिए, अगर अपने जो टीयर 1 फॉर एग्जांपल 200 मार्क्स का अगर टेस्ट है, तो उसमें अगर मान लो 130 बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, तो कोशिश करिए अगली वीक के अंदर थोड़ा 5 नंबर या इम्प्रूव कर सकें, है ना। और अगर हमसे गलती हो रही है तो उन गलतियों को फिगर आउट करिए, उनको अलग से लिखिए कि कौन सी मैंने गलत क्वेश्चन करे हैं, ताकि ये गलती अगर आप अभी इम्प्रूव कर लोगे ना, तो फिर आपको एग्जाम में ये मिस्टेक जो है वो नहीं होगी। तो आप ये सोच के चलिएगा कि आपको एग्जाम में जाने से पहले हमेशा कम से कम 50 टेस्ट है जो कि लगा के जा रहे हैं। 50 टेस्ट से आप अपनी कम से कम 500 मिस्टेक है जो कि निकालोगे। और अगर उन 500 मिस्टेक को अगर आपने लिखा कहीं पर, उनके ऊपर वर्क किया, तो आप कम से कम 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा अपने एग्जाम में लेके आओ। बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, आंसर देखते हैं, चलो खत्म। अगला टेस्ट लगाते हैं, आंसर देखते हैं, चलो खत्म। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जो गलतियां है उसको नोट डाउन करनी चाहिए, ताकि सेम मिस्टेक आप रिपीटेटिव अगली बार एग्जाम में ना कर सकें। अगर आपने 500 मिस्टेक अपनी 50 टेस्ट में एलिमिनेट कर ली है, तो इससे बहुत बेनिफिट है जो कि आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं बाकी बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि गाइस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप एसएससी का जो कॉम्पैक्ट होता है उसको आप दे सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जो बच्चे अभी रिसेंटली प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी पता नहीं होगा पूनम, लेकिन आप हिस्ट्री जो नया फाउंडेशन बैच है जो कि 1 जून से स्टार्ट हो रहा है मेरा, आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो शायद इकोनॉमिक्स चल रही है, अभी तो 12 बजे क्लास भी है, तो इकोनॉमिक्स चल रही है, लेकिन इकोनॉमिक्स के बाद में जो अगला सब्जेक्ट होगा वो अपना हिस्ट्री होगा। और 1 जून से जो है हम लोग हिस्ट्री का नया फाउंडेशन बैच है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछला फाउंडेशन बैच पूरा ओवर हो चुका है। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मौका है कि आप 1 जून से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग नए सिरे से जो है हिस्ट्री है जो कि स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब कुछ जो है हम लोग वापस से पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ पूनम कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले एग्जाम के अंदर। 3 महीने बाद एग्जाम में कोशिश करिए इसी बार जो है क्रैक करने की। ये बिल्कुल मत सोचिए कि टाइम आपके पास कम है या नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास भी। 3-4 महीने का टाइम अभी है, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 महीने पहले अभी सीजन नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से। 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे, तो गिव योर बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करो। कोई भी हेल्प अगर आपको किसी भी प्रकार से चाहिए, तो आई एम ऑलवेज देयर इन योर प्लस क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब पे भी हूँ मैं हमेशा। और प्लस पे अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट हो, तो आपके पास एक डाउट बॉक्स होता है, आप एनी टाइम वहाँ पे पूछिए। एंड ऑफ द क्लास में मैं हमेशा उसको चेक करता हूँ, जो भी रेलिवेंट डाउट होते हैं मैं हमेशा उसको आंसर करने की भी कोशिश करता हूँ। और पूनम इसके अलावा कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरी? सब मेडिटेशन के बारे में बता दीजिए। पूनम देखिए, मेडिटेशन जो है एक बहुत ही लार्ज सब्जेक्ट है। मेडिटेशन करने के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि मैंने आपको शायद पहले भी सबको बता रखा है विपासना मेडिटेशन सेंटर के बारे में। तो जब भी आपके पास थोड़ा टाइम हो, आप एग्जाम दे दो, तो वहाँ पे 10 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अक्रॉस द पूरी दुनिया में, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
हर स्टेट के अंदर उनके सेंटर बने हुए हैं, तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा के आफ्टर द कोविड, अभी तो बंद है, तो वहाँ पे आप 10 दिन रह के आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बहुत अच्छी जगह है। और वहाँ पे कंप्लीट आपको वे ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाता है कि कैसे आप मेडिटेशन करना है, कैसे आप अपने लाइफ को एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ जो है वो कैसे जी सकते हैं। तो वो बहुत लार्ज प्रोसेस है, अभी मैं आपको वैसे नहीं बता सकता 2 मिनट के अंदर कि कैसे मेडिटेशन होता है, क्योंकि वो 10 दिन में आप सीखते हो उस चीज़ को, उसको अपन लोग अभी 2 सेकंड में या 2 मिनट के अंदर या 2 घंटे में नहीं सीख सकते। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इन फ्यूचर के अंदर जब भी आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद जरूर जाके आएगा, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ चेंज इन योरसेल्फ। जी सर, जरूर। ठीक है गाइस, तो ये एक सेशन था जो कि हमने पूनम के साथ में किया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत हेल्प करेगा ये सेशन। बहुत कुछ चीजें हैं जो कि पूनम ने आपने सवाल पूछे, बहुत सारे डाउट पूछे जो कि हर एक स्टूडेंट के नॉर्मली होते हैं जब आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में और अपने बाकी कलीग के साथ में, ताकि वो भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उनको एक हेल्प है जो कि सेशन से मिल सके। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय। वापस मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर, एक नए अपने स्टूडेंट के साथ में जो कि अपने कई सारे डाउट है जो कि पूछे। गाइस थैंक यू, गुड बाय, एंड पूनम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।